वेलकम बैक टू द चैनल फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि हमने हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर किसके बीच में 1857 से लेके 1855 के बीच में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ के चल जाते हैं, उसके बाद आईएनसी वाला बाइक आ जाता है। तो अगर इस पीरियड के बीच में क्वेश्चन आ जाता है ना तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है चीज़, तो जिसमें हम गलती कर देते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज़ को देख के जाते हो ना, उसको आप फॉलो करते हो, तो ना आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो इसीलिए कि मैं इसी वजह से ना मैं हर एक टॉपिक को ना जिसे कहते हैं ना कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए ना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिग्निफिकेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858 फॉलोइंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट एंडेड द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसा कौन सा बिल आया था जिसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन को जिसे कहते हैं इंडिया के ऊपर इम्प्लाई कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है ना। तो ये थोड़ा इजी ही क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो वो फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ठीक है। द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 1860, मतलब 1859 से लेके 1860 तक चला था। अ मेजर पीजेंट अपराइजिंग टुक प्लेस प्राइमरी इन विच रीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, जो कि हालांकि मैंने जो जिसे कहते हैं ना वो ये क्वेश्चन कवर भी किया हुआ है लास्ट अपने क्वेश्चंस में, सॉरी वीडियो लेक्चर्स में, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर से सुन लो कि इंडिगो रिवॉल्ट जो है ना वो 1859 में आया था। यहाँ पर 1859 टू 1860 दिया, बट आप बस 1859 याद रखो, यही आता है। ठीक है ना। तो और उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर जिसे कहते हैं ना कौन कहाँ पर हुआ था। तो भाई साहब ये बंगाल में हुआ था। ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया कि इंडिगो रिवॉल्ट 1859 कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो बंगाल के ना नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये भी याद रख लो, नादिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये भी याद रख लो। ठीक है ना। मैंने लास्ट अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये इसके बारे में डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अगर आपने वो देखा हुआ है ना तो कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि मेजर लीडर कौन था। ठीक है ना, इंडिगो रिवॉल्ट का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेटिव एक्ट पास्ड इन 1878 बाय लॉर्ड लिटन्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्ड एट सेंसरिंग द इंडियन लैंग्वेज प्रेस। तो ना एक ऐसा जिसे कहते हैं कि एक कानून आया था, जिसे आप कह सकते हैं, तो उसमें क्या था कि इंडिया के जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आते थे ना, उन पर सरकार की पूरी नज़र थी। मतलब कि आप अपनी मन मर्जी से चीज़ें नहीं छाप सकते। ठीक है ना। आपको वही चीज़ें छापनी है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। ठीक है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं छाप सकते, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में होती थी, इसलिए वो ब्रिटिशर्स की बुराई करते थे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे। तो इसके मतलब इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या लाया था, एक जिसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शन पर एक एक्ट लाया था। वो एक्ट कौन सा था? तो सिंपली सर वो एक्ट था द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये एक्ट आया कब था? तो ये 1878 में आया था। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है ना सिंपली, हाँ 1878 में आया था। ठीक है ना। राइट आंसर इसका सी है। इसमें जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी कहते हैं ना गोदी मीडिया, तो वहाँ पर आप लगा लो कि वो भी यही चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि बस मतलब ब्रिटिशरों की तारीफ करे, उनके बारे में चीज़ें ना बताए। ठीक है ना। द पदना अर्गेरियन अपराइजिंग। ठीक है ना। ठीक है ना। पबना अर्गेरियन अपराइजिंग ऑफ 1873 टू 1874 वाज अ पीजेंट मूवमेंट। ठीक है ना। पबना अर्गेरियन अपराइजिंग हुआ था, कब हुआ था? 1873 से लेके 1874 में हुआ था। और वो किसका मूवमेंट था? पीजेंट्स का मूवमेंट था। दैट टुक प्लेस इन विच प्रोविंस, और ये कहाँ पर कौन सी जगह हुआ था? एंड वाज अ की एग्जाम्पल ऑफ
अ लोकलाइज्ड नॉन वायलेंट पीजेंट रेजिस्टेंस। और ये किसकी एग्जांपल है? लोकलाइज्ड मतलब कि लोकल लोगों ने किया, और नॉन वायलेंट मतलब कि इसमें दंगा फसाद कुछ भी नहीं किया, सिंपली उन्होंने क्या किया, पीसफुली जिसे कहते हैं अपने प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। तो सर ये हुआ था बंगाल में, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया कि भाई जो पबना अग्रणी अपराइजिंग है 1873 का वो बंगाल में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ पर हुआ था? यूसुफ शाही परगाना में, ठीक है ना। ये भी याद रखना, लिखूँ अगर तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यूसुफ शाही, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यूसुफ शाही परगाना में हुआ था, ठीक है ना, परगाना, ठीक है, यूसुफ शाही परगाना में, ठीक है ना। बंगाल याद रखो, मतलब ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बट मेन जो क्वेश्चन है ना वो इसी से आएगा कि भाई पबना अग्रणी अपराइजिंग कहाँ हुआ था, तो ये आप याद रखना कि ये बंगाल में हुआ था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1880 टू 1884, नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेवरल लिबरल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द रिपेल ऑफ वर्कुनर प्रेस एक्ट, ठीक है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखिए एक ऐसा वैसराय, सब गोरे बुरे भी नहीं थे, एक ऐसा वैसराय भी आया जो कि काफ़ी लिबरल था और जो कि लोगों के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में सोचता था, और उसने इंडियन के लिए मतलब इंडियन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे काम भी किए थे। टाइम पीरियड 1880 से 1884 है, मतलब याद रख लो तो ठीक है, बट नाम याद रखना कि भाई उसका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन उसका नाम था। और इनको और भी क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये भी याद रखना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिया में, ठीक है ना, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी लॉर्ड रिपन ने ही यूज़ किया था, काफ़ी लिबरल जिसे कहते हैं ना वैसराइट थे ये, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन 1883 to 1884 सेंटर्ड ऑन अ बिल दैट प्रपोज टू, देखिए इल्बर्ट बिल आया था, ठीक है ना, इल्बर्ट बिल आया था। और इल्बर्ट बिल है वो क्या कहता था, वो इंडियन जजेस को भी क्या करता था, केस डील करने देता था जिसमें कन्विक्ट या जिसे कहते हैं ना, जो किसके रिकॉर्डिंग होते थे, यूरोपियंस के रिकॉर्डिंग होते थे या ब्रिटिश लोगों के बारे में होते थे। तो अंग्रेज़ों को ना ये गवारा नहीं था, वो कहते थे कि इंडियन जजेस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाई ब्रिटिशर के ऊपर जिसे कहते हैं ना वो मुकदमा कर सकें, या मुकदमे पर जिसे कहते हैं ना फैसला दे सकें। तो सिंपली तो इल्बर्ट बिल ये आया था, तो अगेन किसके टाइम पीरियड में आया था, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया था। देखिए ना टाइम पीरियड याद रखो 1883 to 84, और वो कब से था, 1880 to 1884। अच्छा तो ये क्या कहता था, ठीक है ना, ये सिंपली कहता था, ये आंसर इसका सही है, ये इंडियन जजेस को भी क्या करने देता था, वो केसों को डील करने देता था जो कि किसके रिगार्डिंग होते थे, यूरोपियन ब्रिटिश के रिगार्डिंग होते थे, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इन 1877 अ ग्रैंड दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली बाय लॉर्ड लिटन टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द, देखिए एक चीज़ याद रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कि 1877 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है ना। दिल्ली दरबार एक और बार लगेगा, वो लगेगा 1911 में, ठीक है ना, जब जो जिसे कहते हैं ना पार्टीशन ऑफ बंगाल को वो क्या करेंगे, रिपील करेंगे, मतलब फ़ायदा कुछ नहीं होगा उसके बाद, लेकिन मतलब उसको रिपील करेंगे। उस पर मत जाओ अभी, इस पर जिस क्वेश्चन पर हो वहाँ पर ही रहो। सिंपली 1877 में क्या लगा था भाई, ग्रैंड दिल्ली दरबार लगा था, और किसने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था, ठीक है ना। और क्वीन विक्टोरिया को क्या मतलब जिसे कहना है क्या डिक्लेयर करने के लिए लगाया था, तो भाई एम्प्रेस ऑफ इंडिया, कि भाई तुम इंडिया की महारानी हो, ये करने के लिए क्या किया था, दिल्ली दरबार लगाया था, किसका, 1877 में। बस इतना याद रखना, और ये भी याद रखना कि 1877 में ये तो पता लग गया कि क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया मतलब डिक्लेयर किया, ठीक है ना, लेकिन किसके टाइम पीरियड में लगा था वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना, तो बाकी खुश हो।
विच पॉलिटिकल एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय दादाभाई नौरोजी इन लंदन इन 1866 with the aim of discussing Indian questions and influencing the British public and politicians। तो दादाभाई नौरोजी ने लंदन में कब 1866 में क्या किया था, एक ऐसी एसोसिएशन को जिसे कहते हैं ना वो लॉन्च किया था। क्यों किया था कि भाई जो इंडिया के ऊपर डिस्कस कर सकें, इंडिया के मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर सकें, ठीक है ना। तो सिंपली उन्होंने क्या बनाई थी, क्या बोलते हैं एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Who was the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council? A significant step in the inclusion of Indians in the highest levels of government। तो वो कौन थे जिन्हें क्या कहा गया था, वेसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ये बताने के लिए कि हम इंडियन को भी हम डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं और हम मतलब फेयर तरीके से गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है ना। आंसर सी है, आंसर तो सी है। बट ये हुआ कब था, तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, बट ये 1857 से 1885 के बीच का क्वेश्चन नहीं है। वो इंक्लूड किया गया था, लेकिन इंक्लूड किया गया था 1909 में, ठीक है ना। ये याद रखना कि यहाँ पर लिख दे तो 1909 में, ठीक है, 1909 में इंक्लूड किया गया था। 69 या सिर्फ 9 है, ठीक है ना। 1909 में जिसे क्या कहा जाता ना, तो इंक्लूड किया गया था, अपॉइंट किया गया था, सिंपली इंक्लूड नहीं अपॉइंट किया गया था, ठीक है ना। ये याद रखना, लेकिन ये नाम याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 was a key reform aimed at improving the working conditions for which group in particular। तो ये याद रखो, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, कब आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, वो 1881 में आया था। तो वो किसके लिए, मतलब किसकी हालत को सुधारने के लिए आया था, तो वो सिंपली चिल्ड्रंस की हालत को सुधारने के लिए आया था कि एक वो मिनिमम एज को सेट कर सकें कि जिससे नीचे के बच्चे जो है काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा स्टेप था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते थे, मुझे लगता था कि मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये 1857 से लेकिन 1885 के टाइम पीरियड के बीच में जिसे कहते हैं ना थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ना काफ़ी बेनिफिट करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।